उन्होंने दी थी। तो सबसे पहले अगर हम एमसीक्यूज नंबर 1 को देखते हैं यहाँ पे, तो जो नंबर 1 आपकी एमसीक्यूज है वो बेसिकली सेट से रिलेटेड है और इसमें हमें उन्होंने बहुत से मतलब ए बी और सी सेट आपको दिए हुए हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि ए एंड सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि जो हम दो एमसीक्यूज आपको पहली और दूसरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप देख लीजिए स्क्रीन। हाँ, तो आपने यकीनी तौर पे देख ली होगी स्क्रीन पे कि आपने एमसीक्यूज देखी और ताकि हमें एक्सप्लेन करने में कम से कम टाइम लगे। और इसमें बेसिकली हमें ए सेट दिया है और उसके बाद इन्होंने मल्टीप्लाई करते हुए पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिहाज से जो सेट हमें दिया हुआ है वो बी इंटरसेक्शन सी जो सेट दिया हुआ है, तो बी सेट हमारे पास बेसिकली 1 और 2 है। एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा भी क्वेश्चन देते हैं और सी सेट में 2 और 3 है। तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में मौजूद हो, तो इसका आंसर आ रहा है 2। तो अब हमें ये एमसीक्यूज हमें पूछी गई है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि एमसीक्यूज को जितने शॉर्ट टाइम में हम कर सके उतना ही अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, करके तो बताना पड़ेगा। तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुताबिक सबसे पहले ए सेट आएगा, तो ए सेट हमें 0 और 1 दिया हुआ है और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें जो हमारा बी इंटरसेक्शन सी आया था। अब इसके हम जब ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो हमारे पास 0 के साथ 2 और 1 के साथ 2, ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें जो है इन्होंने बहुत से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें 0, 2 और 1 और 2, तो ये करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा। हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो अब उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है वो बेसिकली इसके ऊपर डेफिनेशन दी जा रही है, ठीक है। उसमें हमें कुछ करना तो नहीं होगा, लेकिन वो डेफिनेशन के हवाले से दिया हुआ है। उसमें ए और बी 2 सेट दिए हुए हैं और सब सेट है वो ए यूनिवर्सल सेट के ए और बी सेट, और कहा जा रहा है ए यूनियन बी का अगर इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आए तो फिर नीचे उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उस ऑप्शन के अंदर ये बेसिकली डेफिनेशन आनी चाहिए, उस हिसाब से इसका आंसर एग्जॉस्टिव सेट होगा। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है और इसी के मुताबिक इसको हमें याद रखना होगा। अब इसके बाद हम नंबर 3 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड पूछा गया है। तो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड होता है उसके लिहाज से हमें करना ये होता है कि सबसे पहले के अंदर इन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड हमें दिया हुआ है। बेसिकली क्या, जेड की वैल्यू हमें दी हुई है नंबर 3 एमसीक्यूज में 3 - 4 आयोटा। तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 2 से इसका ताल्लुक है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली ये 1/z करके लिखा जाएगा और 1/z करके जैसे ही हमें ये मालूम है, अगर हमने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होता है तो हमें ये मालूम होता है कि अपॉन में जब भी हमारे पास 3 - 4 आयोटा आए तो इसका हमें कॉन्जुगेट लेना होता है। तो कॉन्जुगेट में हम सेकंड टर्म की साइन को चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का नंबर बिल्कुल सेम आ जाएगा, लेकिन नीचे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होते हुए a² - b² यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर
तो 3 प्लस 4 आयोटा और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर जो है वो बेसिकली -1 के इक्वल होता है, जो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे ये अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 4 आयोटा 9 प्लस के 16 और 3 प्लस 4 आयोटा 25। तो हम इसे लिख सकते हैं रिवर्स एलसीएम लेते हुए 3/25 और प्लस 4 आयोटा अपॉन 25। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा और बेसिकली ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद भी है और उसी के मुताबिक हमें इसका करेक्ट ऑप्शन का आंसर देना होगा। तो अब इसके बाद हम नंबर 4 पे 2 मार्क्स की अब एमसीक्यूज है। पहले ये 1 मार्क्स की हुआ करती थी और 2 मार्क्स की इसी बुनियाद पे थोड़ा सा जो एमसीक्यूज आ रही है उसमें थोड़ी वर्किंग है या बिल्कुल ही हल्के लेवल के क्वेश्चंस हैं जो ना 5 मार्क्स में सूटेबल थे और ना एमसीक्यूज के अंदर सूटेबल हुआ करते थे। लेकिन एमसीक्यूज के अंदर दे दिए जाते थे, क्योंकि अगर 20 एमसीक्यूज 1 मार्क्स की पहले दी जाती थी तो उसमें 10 ऐसी होती थी जिसमें थोड़ी बहुत वर्किंग होती थी और 10 ऐसी थी जो डायरेक्ट डेफिनेशन जिन्हें आती हो डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाता था। तो अब हम नंबर 4 पे आते हैं और ये नंबर 4 में अक्सर जिक्र किया करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि इस एमसीक्यूज को आपने इतना नॉर्मल नहीं लेना, क्योंकि ये एमसीक्यूज क्वेश्चन भी 2.5 मार्क्स के बन के आ सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख लिया होगा, आपको हमने दिखा दिया है एमसीक्यूज को नंबर 4, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है पहले एमसीक्यूज दिखनी चाहिए कि क्या लिखा है क्या पूछा है। तो नंबर 4 में जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 4x² प्लस 9y², तो 4x² प्लस 9y² लिखा हुआ और इसका फैक्टर करने का कहा जा रहा है। तो अब नंबर 4 के अंदर अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली एक अगर क्लास 10 के लिहाज से बात की जाए तो इसका फैक्टर इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बात फर्स्ट ईयर, हम चूंकि फर्स्ट ईयर का मतलब एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन बेसिकली होती इस तरह से है कि यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो इसकी फैक्टर फॉर्म आ जाएगी। फैक्टर फॉर्म इज एडिशन फॉर्म कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम प्लस का फॉर्मूला परफॉर्म करें तो इसकी फैक्टर फॉर्म नहीं आ सकती। तो चूंकि ये इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 2 से है और 2 में आयोटा का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि आयोटा हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। जहाँ मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये वैल्यूज सपोज की जाती हैं और इनकी बदौलत क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो हमने करना क्या है कि यहाँ 4x² है तो यहाँ पे 2 अदर -1 ले लीजिए और 2 नंबरों को -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि वो दोबारा प्लस ही आ जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने करना क्या है कि चूंकि इस साइन को हमें नेगेटिव करना था और यहाँ पे एक साइन से साइन बदल देंगे, प्लस माइनस माइनस, और माइनस आयोटा की -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और बेसिकली ये इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो जाएगी और आयोटा की बदौलत। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर लिया तो 3 आयोटा y का होल स्क्वायर। तो इसको जब हमने फॉर्मूले से फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो 2x माइनस 3 आयोटा y और 2x प्लस 3 आयोटा y। तो लिहाजा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया और आप देख सकते हैं
कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2x माइनस 3 आयोटा y और सेकंड ब्रैकेट है 2x प्लस 3 आयोटा y आती हैं और z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, एक वैल्यू z1 दी है जो कि 3 प्लस 2 आयोटा और साथ में एक अदद z2 दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा दिया। और बेसिकली इसमें रियल पार्ट आपका पूछा हुआ है z1 मल्टीप्लाई z2 का आपका रियल पार्ट पूछा हुआ है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आप निकालेंगे। सबसे पहले आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 माइनस 2 आयोटा। तो अब हमें मालूम है कि दोनों ब्रैकेट को हम फॉर्मूला अप्लाई तब कर सकते हैं जब पहला नंबर और सेकंड नंबर सेम आए। अब यहाँ तो सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब हम इसे प्रोडक्ट मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को पहले 5 से तो 15 हो जाएगा, फिर 3 को इस नंबर से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 टू द 6 आयोटा और प्लस 5 टू द, फिर इसको इससे करना है 5 टू द 10 आयोटा और फिर प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होता है, यहाँ होती है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वो अकेला है फिलहाल और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लेना। 10 में से 6 को लेस किया तो +4 आयोटा और यहाँ पे -4 आयोटा का स्क्वायर -1 है। तो इस कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट यहाँ से मिल जाएगा और 4 आयोटा है तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और 15 और 4 19 और 4 आयोटा ऐसे रहा। अब इसमें बेसिकली ये तो मॉडल पेपर की एमसीक्यूज हैं, लेकिन अक्सर एमसीक्यूज इस तरह से भी ये पूछी जाती है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट आप बताएं। तो याद रखें कि रियल पार्ट जो है वो टोटल जो कांस्टेंट होता है ये आपके पास रियल पार्ट कहलाता है और ये जो आयोटा के साथ नंबर होता है ये आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि फिलहाल तो हमसे इन्होंने रियल पार्ट पूछा हुआ है, लेकिन अगर जाहिर सी बात है बिल्कुल ये तो एमसीक्यूज नहीं एक्सपेक्टेड कि यही आ जाए, तो आप दोनों के लिहाज से बात क्लियर करें कि हमारे पास जो यहाँ तक मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोसेस आता है जो टोटल आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है वो रियल पार्ट कहलाता है और जो आपके पास आयोटा के साथ यानी कि जैसे कि 4 लिखा है ये इमेजिनरी वैल्यू कहलाती है या इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। लिहाजा फिलहाल हमारा आंसर नंबर 19 होगा क्योंकि 19 के अंदर हमसे पूछा गया मतलब इस एमसीक्यूज में रियल पार्ट कहा गया था जो कि हमारे पास इसका करेक्ट आंसर 19 है जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। 5 के बाद नंबर 6 एमसीक्यूज है और 6 एमसीक्यूज में हमें क्या बोला गया है आपने देखा भी होगा और हम आपको पढ़ के भी फिर एक बार बता देते हैं कि इसमें बेसिकली नंबर 6 में कहा जा रहा है कि b² -4ac <0। देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब आपसे वो ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर हमारे असल में बेसिकली ये डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है और इसका ताल्लुक भी मैं आपको इस हवाले से बताता जाऊं क्योंकि आपको एमसीक्यूज समझा भी रहे हैं। इसका ताल्लुक एक्सरसाइज नंबर 3.5 से और 3.5 के अंदर हमें रियल पार्ट आपका एक इमेजिनरी पार्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका डिस्क्रीमेंट ये सारी बातें हमें
बताई जाती हैं कि इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, किस सूरत में ये होता है। तो अब अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो बेसिकली ये नेगेटिव समझा जाता है। और नेगेटिव के लिहाज से हमें पता है कि हमारे पास अगर 0 से नंबर बड़ा या छोटा है तो अनइक्वल एक ऑप्शन हो जाता है। उसकी नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अनइक्वल तो हो जाती है, लेकिन अगर लेस देन 0 हो तो वो वैल्यू आपकी इमेजिनरी वैल्यू कहलाती है। और यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो अनइक्वल एंड रियल नहीं है, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे बेसिकली इमेजिनरी वैल्यू को कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी कहा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एमसीक्यूज रेगुलर बहुत ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, और ना सिर्फ आप इसकी हद तक बल्कि इससे भी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वजह यह है कि ये एमसीक्यूज एवरी ईयर कंफर्म ये आती है। तो इसके बाद हम नंबर 7 के ऊपर आएंगे, और बेसिकली ये अब चूंकि एक नंबर की नहीं है 2 नंबर्स की है, तो मैं जो नंबर 7 देख रहा हूँ ये भी अच्छी खासी बड़ी एमसीक्यूज है। एक तरह से ये छोटा मोटा क्वेश्चन आपको। तो अब नंबर 7 के अंदर अगर हम बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ 27 इज डैश। तो बेसिकली अब चूंकि हमारे पास इन्होंने द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ 27 इज डैश। वैसे तो डायरेक्ट इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं कि इस सूरत में आंसर वही होता है जिसका प्रोडक्ट आपको पूछा जाए। जैसे 27 का अगर आपसे वो प्रोडक्ट ऑफ द ऑल क्यूब रूट पूछ रहा है तो बेसिकली फिर आपका इस सूरत में आंसर 27 ही होगा। लेकिन समझाने के लिहाज से आपको बता देते हैं कि हमारे पास ये एक पूरा क्वेश्चन था जिसमें हमने नंबर 7 की बात करें तो इसके अंदर हमें बुनियादी तौर पे करना यह है कि जो एक्स क्यूब है इसको लेट करना है 27, और 27 जब यहाँ पे इस साइड हमारे पास आएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 एक आंसर मतलब रूट यहाँ से आ गया, और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये a 1 है यहाँ पे, और b जो है वो आपके पास 3 और c जो है वो 9 है। तो प्लस माइनस इसी के लिहाज से वैल्यू रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a1 c9 हो गया, और अपॉन में 2a, a मीन्स 1। तो x माइनस 3 प्लस माइनस 9 और 9 4 का कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो 36 के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है और माइनस 3 प्लस माइनस, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज है वो माइनस का 27 आ जाएगा और अपॉन में 2 है, और माइनस 3 प्लस माइनस ये माइनस 1, और यहाँ पे 27। यानी कि अब अगर हम क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो हमें यहाँ पे माइनस 1 तो हम अलग ले लेते हैं, और 27 को अलग लेने के बाद हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा हो जाता है, और 3 रूट से बाहर निकल के अंदर 3, और फिर यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 और अपॉन में 2। अब होता ये है कि 3 एक हमारे पास ओमेगा आ जाता है जो प्लस वाली वैल्यू है, दूसरा हमारे पास 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो जैसे हम माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 देखेंगे तो हमारे पास वो ओमेगा होता है, और माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 देखे तो वो 3 ओमेगा
स्क्वायर लिखा जाता है। तो अगर हम इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 3 3 9 9 3 27 और ओमेगा क्यूब है तो 27 इंटू ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 27। तो हमने तो आपको डायरेक्ट ही बता दिया था कि ये इस तरह की एमसीक्यूज है कि अगर आपसे ये पूछें कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ 27 तो उसका आंसर 27 ही होगा। 125 बोले तो उसका आंसर भी आपके पास वही होगा, यानी कि जो कहेंगे वही उसका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी 7 नंबर एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद 7 के बाद हम आगे चलेंगे तो आगे हमें देखना होगा कि तो आगे हमें कौन सी इसमें एमसीक्यूज दी हुई है नंबर 8 की। तो नंबर 8 में हमने क्या बोला हुआ है, इन्होंने 8 एमसीक्यूज में ये कहा जा रहा है कि 3 इज अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। तो एमसीक्यूज देखने हैं और 8 के अंदर हमें ये कहा गया है कि 3 इज अ रूट ऑफ एन इक्वेशन और नीचे 4 इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि इस एमसीक्यूज के मीनिंग्स क्या है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 आंसर्स होते हैं, ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में ये जो 2 आंसर आते हैं या 2 आंसर आते हैं, इन्हें रूट्स कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ 2 आंसर्स तो नहीं, यहाँ ओनली 1 आंसर उन्होंने 3 के बारे में कंफर्म किया है। और बेसिकली क्या है कि जब किसी भी इक्वेशन में x की पावर या y की पावर 1 हो तो उसके 1 रूट्स होते हैं, 2 हो तो 2 रूट्स होते हैं, 3 हो तो 3 रूट्स होते हैं। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4 इक्वेशंस दी गई हैं और पूछा ये जा रहा है कि 3 किसका रूट है, तो अगर हम इस तरह ही बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि 3 कौन सी इक्वेशन की औलाद है। ठीक है, ऐसा है तो नहीं लेकिन बहरहाल कह सकते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है कि अगर हम पहली इक्वेशन में करना ये होगा कि हमें y की जगह ये 3 आंसर रखना है और इसके लेफ्ट और राइट अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इसी का ही रूट है। यहाँ जैसे हमने अभी आपको एक बात की कि ये इसी की औलाद है, ठीक है ना, वो डीएनए मैच हो जाएगा। अगर दोनों लेफ्ट और राइट आपके सेम आएंगे तो इसका मतलब है ये इसी के आंसर है। तो अब हमें हर इक्वेशन के अंदर करना यह है कि y की जगह उसका जो 3 हमें रूट्स दिया गया है वो हमें यहाँ पे रखना होगा। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास y स्क्वायर और -5y और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 और y के बारे में 3 कहा गया है। और याद रखें एक बात कि जो है ना, ये तो आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपने इक्वेशन देखते हुए y की जगह 3 रख के उसका स्क्वायर करना है और देखना है कि क्या आपके पास यहाँ पे रिजल्ट, यानी ये चीज आप अपनी एमसीक्यूज के अंदर देखें और डायरेक्ट ये काम करें ताकि आपने टाइम को अपना सेव करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 5 3 15 है, प्लस का 6 है और 6 और 9 आपके पास 15 हो जाते हैं और 15 को 15 से कट किया तो आपका आंसर 0 आ गया। और दोनों साइडें एक जैसा आना इस बात का तस्दीक है कि ये इसी इक्वेशन का रूट है। अगर यहाँ तो 0 हर एक में दिया है लेकिन यहाँ अगर 0 के बजाय कुछ और नंबर आता तो ये इसका रूट नहीं था, लेकिन फर्स्ट ट्राई के अंदर ही हमारा आंसर यहाँ पे मैच हो गया है जो कि हमारे टाइम को सेव कर गया है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट करें 0 के अलावा कोई और नंबर हो तो फिर आपने सेकंड इक्वेशन में रखना है, फिर थर्ड में रखना है, फिर फोर्थ में रखना है। तो फिर जिसमें दोनों साइडें आपकी इक्वल आएंगी तो इसका मतलब है कि ये आंसर इसी इक्वेशन का है। ठीक है, अच्छा तो अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अब जो है एमसीक्यूज नंबर 9 आपको दिया गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन ऑफ
हमें एक इक्वेशन उन्होंने मतलब कि अल्फा और बीटा का एक रिलेशन दिया हुआ है और उसकी जो है वो हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका ताल्लुक 3.6 और क्वेश्चन नंबर 2 से इसका ताल्लुक है। और इसमें हमें इक्वेशन उन्होंने दी है, सबसे पहले नंबर नोट करने हम, नंबर 9 है और हमें इक्वेशन दी है y² माइनस 5y और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अल्फा रूट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दिया गया और इसकी वैल्यू को हमसे पूछा गया। तो ये भी हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है और ताल्लुक मैंने बता दिया है इसका 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 से है। और यहाँ पे हमें बुनियादी तौर पे करना क्या है कि यहाँ पे इनका एलसीएम लेना है और कुछ इससे रिलेटेड हमारे पास फार्मूलाज भी होते हैं, वो भी अप्लाई हो जाते हैं। तो अभी हमें इसका एलसीएम लेना है, तो ये दोनों रूट्स में दिए हैं, तो रूट ही के अंदर हमारे पास अल्फा और बीटा आ जाएगा और रूट बीटा कटेगा और रूट अल्फा बेसिकली अल्फा हो जाता है। यानी कि अगर हमें अल्फा को रूट अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा हो जाता है, तो रूट बीटा बेसिकली इससे कैंसिल हो गया और रूट अल्फा अल्फा हो गया। इसी तरह रूट अल्फा इससे कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है जिसे कहा जाता है सम ऑफ द रूट्स, इसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जिसका फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। अब ए बी सी कहाँ से आता है, तो यहाँ पे जो y² का कोफिशिएंट है वो a कहलाता है और जो y का कोफिशिएंट है वो b कहलाता है और जो ओनली कांस्टेंट दिया होता है ये आपके पास 9 है। अब अगर आप इसके अंदर इसके मुताबिक वैल्यू रखें तो -5 है, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया 5 अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि a जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि 5 है तो माइनस है लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा। और इसी तरह c जो है वो 9 अपॉन 1 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आंसर से मुराद है इनके आंसर, हमसे ये पूछा गया है तो हम इसकी जगह 5 और इसकी जगह रूट के अंदर 9 रख देंगे और 9 रखने के बाद 5 अपॉन 3 इसका आंसर आ गया। बहुत अच्छी और मज़ेदार एमसीक्यू आपको दी गई थी, तो इसका ऑप्शन आपको मालूम है यहाँ पे लाजमी मौजूद होगा जो ऑप्शन दिया हुआ है। अब नंबर 10 एमसीक्यूज आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म ऑफ 2, 4, 6, डैश। अब बुनियादी तौर पे ये जो है इवन नंबर का आपको नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें ए बी इन्वॉल्व हो रहा है और चैप्टर नंबर 6 से इसका ताल्लुक है और सेम डिफरेंस आ रहा है और इसमें हमें खुद ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ से ये इसका ताल्लुक है और क्या इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा। तो जैसे कि नंबर 10 के अंदर हमारे पास इन्होंने 2, 4, 6 इस तरह के नंबर्स दिए हैं और सब नंबरों में 2 नंबर का डिफरेंस है और एन टर्म फाइंड आउट करने का कहा जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो अब Tn फॉर्मूले के लिए हमारा जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो 2 है और डिफरेंस भी इसमें 4 में से 2 लेस करें तो 2 आ जाता है और n को n रखेंगे इसलिए कि उसने Tn टर्म सॉरी यहाँ पे टोटल मैं रॉन्ग कर रहा हूँ इसको, इसमें टर्म नहीं बल्कि इसमें सम पूछा गया। तो ये बेसिकली फॉर्मूला ये वाला यूज नहीं होगा और चूंकि बहुत ध्यान से एमसीक्यूज पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म कहा गया है। तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 और d।
तो इस लिहाज से ये बाकी की तमाम चीजें सही हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्मूला आपका सम का अप्लाई होना था। और यहाँ पे हमें n का n रखना है और Sn फाइंड आउट करना है, तो Sn फाइंड करते हैं तो n को n ही रखेंगे और a की जगह हमने 2 अप्लाई कर देना है, जैसे कि a हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट फॉर्म होता है और प्लस n माइनस 1 रहेगा और डिफरेंस 2 है। तो बात आगे बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारे पास आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2n माइनस का 2। तो अब n अपॉन 2 है तो यहाँ पे हमारे पास 2n प्लस का 2 यानी 4 में से 2 लेस हो गया और n 2 कॉमन लेते हुए यहाँ और 2 से 2 कैंसिल है, n अगर अंदर चले जाता है तो n स्क्वायर और अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस n वन ज़ा n। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो सबसे लास्ट वाला नहीं बल्कि फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी कि n स्क्वायर प्लस n, और ये हमारे पास आंसर है। और तमाम स्टूडेंट्स को ये मैं बात बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि ये मैंने मॉडल पेपर आपका जो है वो काफ़ी दिनों से देखा है, बल्कि आज मुझे टाइम मिला और आज ही मैंने मॉडल पेपर्स को देखा और देखा भी क्या, जो जो आ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। और जो आज की वीडियो है वो जिस तरह मैं बनाना चाह रहा था और मेरा माइंड था, मैं उस तरह नहीं इसको बना पा रहा, क्योंकि बेसिकली ऑलरेडी बहुत लेट हो गए कि आपके सामने ये लेके आई जाए। लेकिन इसका बेहतर तरीकाकार होता है कि पहले बंदा इस पूरे MCQs को देखे, अपना माइंड बनाए, माइंड बनाने के बाद बेहतर से बेहतर करके एक्सप्लेन करे। तो तमाम स्टूडेंट से थोड़ी सी माजरत कि थोड़ा सा जिस तरह मेरा काम करने का स्टाइल है उस स्टाइल के अंदर मैं थोड़ा सा कमज़ोर सा चल रहा हूँ आज, और थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी है कि साउंड प्रॉब्लम है, ज़रा आवाज़ बैठी हुई है। लिहाजा बहरहाल फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। लेकिन जो दिल की बात थी वो आपको भी बता दी, ताकि चूँकि अब इससे आगे जो MCQs आएगी बाखुदा मुझे पता ही नहीं। तो अब इस स्टेज पे मुझे बड़ी अपनी अकल को भी हाजिर रखना पड़ रहा है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने TN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, क्योंकि पढ़ भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ और पहले इसको स्टडी कर लेना चाहिए था। बहरहाल जो भी है अब ऐसा है सिलसिला। लेकिन हम इसके बाद नंबर 10 के बाद आगे चलते हैं और डिसीजन हम ये ले रहे हैं कि हम आपको ये 25 MCQs 2 पार्ट्स के अंदर करवा देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट को हम जो है वो 12 तक रोक देंगे और उसके बाद जो है आपको सेकंड पार्ट फौरी तौर पे अनकरीब इंशाल्लाह इन्हीं छुट्टियों के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर 10 के बाद हम आगे अगर चले तो ये नंबर 10 तो हो चुका है। तो 10 के बाद हम 11 पे आते हैं और 11 वाली भी MCQs क्या बल्कि इसके ऊपर 1996 के में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो याद है कि 1996 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था और मेरी हिस्ट्री के अंदर इंटर लेवल में सबसे मुश्किल पेपर 1996 का। एक अच्छा खासा उसका पेपर का पैटर्न चेंज हो गया अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा पार्ट्स लगा दिए गए। तो 96 में मुझे याद है अच्छे अच्छे बच्चों के भी नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब आए और बहुत ही ज़्यादा वो डिसहार्टेड हुए उस पेपर से। तो आप लोग 1996 का पेपर कीजिएगा और उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत अकल रखने वाले भी नहीं कर पाए उससे। तो ये 1996 में चूँकि मुझे तो 1996 का पेपर अच्छा खासा ज़बानी याद है और सिर्फ इसलिए याद है कि वो पेपर बहुत ही डेंजरस पेपर था। ठीक है, तो ये 11 वाली MCQs का भी ताल्लुक जो है वो क्वेश्चन वहाँ आया यहाँ पे MCQs, और ये भी मुझे लग रहा है कि इससे पहले ये MCQs एग्जाम में आ चुकी। अब नंबर 11 MCQs यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसमें है 1
कॉमा एक्स स्क्वायर 6 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें आप जो है जीपी की बदौलत एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो हमारे पास जीपी में एक मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है जिसको हम फॉर्मूले को लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अब हमारे पास यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो इन दोनों का मीन है वो है सेंटर का नंबर, जो कि ज्योमेट्रिक मीन हमारा इन दोनों का सेंटर यानी कि जी एम की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस अप्लाई करते हुए ए और बी का मतलब है 1 और ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस माइनस और ब्रैकेट हमें क्लोज करना था और यही स्टेप चूंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया, जाहिर सी बात है कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब चूंकि रूट से इसे आज़ाद करवाना है तो टेकिंग स्क्वायर हम अगर करते हैं तो यहाँ पे x का स्क्वायर का मजीद स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में था, और यहाँ पे इस पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x की पावर 4 आ जाती है, प्लस माइनस दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये रूट से आज़ाद होके 6 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बुनियादी तौर पे हमारे पास मिडल टर्म ब्रेकिंग वाली इक्वेशन बन चुकी है और हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो x की पावर, अब जैसे ये 6 है तो 2 3 6 और प्लस का 1 चाहिए तो हम 3 को प्लस में रखेंगे और माइनस 2 में रखेंगे और 6 और आगे चलाते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन के बाद एक्स स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, इधर तो इशू नहीं है, यहाँ पे जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस साइन लगा के इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का √2। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं और साथ में प्लस माइनस की साइन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आयोटा आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर हमारे पास जब माइनस होता है तो बेसिकली हम यहाँ पे करके आपको बता देते हैं ताकि वहाँ जगह ज़रा शॉर्ट है। अगर -3 लिखा होता है तो हम -1 इंटू √3 लिख देते हैं और ये हमारे पास आयोटा हो जाता है, तो ये आयोटा √3 यहाँ पे लिखा जा सकता है और प्लस माइनस की साइन है। और हमारे पास जो ऑप्शन है तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं कि हमें क्या ऑप्शन इसके ऊपर दिया गया है जिसके मुताबिक हमें ये मालूम करना है। तो हमारा जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो बेसिकली दोनों आ रही हैं, आंसर है वो 2 आए, एक आंसर ये आया है और जिसे हमें रूट से बाहर भी निकालना था और कट करके x प्लस माइनस आयोटा √3। अब चूंकि 2 आंसर ये हैं, 2 ये आंसर है, तो अब इन्होंने क्या इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिहाज से 2 इससे मैच नहीं होता, 4 इससे मैच नहीं होता, 8 इससे मैच नहीं होता और प्लस √2 इससे मैच होता है। बेशक के प्लस माइनस में जैसे कि इससे पहले हमने एक MCQs की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि 3 इसका रूट किस इक्वेशन का रूट है, तो लगभग ये भी वही बात है कि इसके आंसर 4 हैं। और वहां पे भी मैंने आपको मजाक में कहा था कि भाई अगर x की पावर 4 हो तो इसके जो है ना 4 बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब औलाद होती हैं। अब ये सारी औलादें आपके सामने आई हुई हैं, एक प्लस माइनस में और ये भी प्लस माइनस में, लेकिन उन्होंने एक बच्चे का जिक्र किया था कि √2 कौन इसका है कि नहीं है, इसका जीपी के लिहाज से वैल्यू, तो वो जाहिर सी बात है कि ये 4 आंसर है लेकिन हमारा प्लस √2 इसी से ही मैच हो रहा है, तो लिहाजा ये इसका यही आंसर होगा। और इसके बाद नंबर 11 हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और नंबर 12
हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर दी हुई है। उसमें उन्होंने 2 नंबर आपको पूछा है कि 1/2 और 1/4 का जो हार्मोनिक मीन है इनके दरमियान वो क्या होगा। तो 1 नंबर आपको उन्होंने यानी ए जो है वो 1/2 दिया है और बी जो है वो क्या दिया है आपको 1/4 दिया है। तो अब हमारे पास हार्मोनिक मीन का ये बुनियादी तौर पर फॉर्मूला होता है और हमें और ये भी आप याद रखें कि रेगुलर एमसीक्यूज में हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन कोई ना कोई इनमें से एक पॉइंट आपके पेपर में अप्लाई हो जाता है। बार बार तो फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, बार वैल्यूज देते हैं। मकसद वही है कि इनमें से एक ना एक एमसीक्यूज आपके पेपर में लाजमी आ जाती है। अब ए की जगह 1/2 लिखा और बी की जगह 1/4। इसी तरह नीचे एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि नंबर जब भी अपॉन में होते हैं तो एलसीएम लिया जाता है। तो 2 से 2 कट हो गया तो ऊपर तो 1/4 है और नीचे जो है वो एलसीएम आ रहा है 4 एलसीएम आ रहा है और 4 से 4 कैंसिल हो गए 1 और 2 2 4 है तो 2 यहाँ पे आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप 1/4 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे और नीचे भी जो है वो आपका 3/4 आता है। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए दोनों के ऊपर नीचे और 1/3 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मौजूद है नंबर 3 की पोजीशन पे। तो 1/3 इसका आंसर दिया गया है। इस लिहाज से हमारे पास 12 एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह हम जो है आगे की 13 एमसीक्यूज एक दिन के वक्फे के बाद या 2 दिन के वक्फे के बाद छुट्टियों के अंदर ही इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर देंगे। और तमाम स्टूडेंट्स को एडवाइस ये है कि ये तो खैर मॉडल पेपर है और इसमें से बहुत चांसेस होते हैं सेम टू सेम एमसीक्यूज आने की और ऐसा भी हो सकता है कि इससे थोड़ी सी चेंज आए। तो लिहाजा सिर्फ मॉडल पेपर तक आपका फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको जो है एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी। और मैं भी अपने इस मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर जहाँ मुझे टाइम मिलता है मैंने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर एमसीक्यूज बना दी और मैंने अपना चैप्टर नंबर 9, 10 इसके ऊपर मैंने एमसीक्यूज ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आप उधर जाएं, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाके उस एमसीक्यूज को समझें और जैसे जैसे एग्जाम करीब आएंगे तो यकीनी तौर पे आपको हम एक्स्ट्रा बातें भी बताएंगे और ये भी बताएंगे आने वाले वक्तों में कि पेपर को आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा आपको मोटिवेशंस के ऊपर वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको जितना हम अपने एक्सपीरियंस को जानते हैं, क्योंकि टीचर्स के पास हर किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं, दरमियाने भी होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं। तो एक स्टूडेंट जो खुद होता है वो तो वैसे ही होता है, लेकिन एक टीचर सब स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद जो अच्छे बच्चों की खूबियाँ है वो आपको बताते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कुछ थोड़ी सी हम अपनी प्लेलिस्ट में मोटिवेशंस की वीडियोस पे भी हम फोकस करेंगे। आपको स्टूडेंट्स की कॉपीज़ में जो पॉजिटिव मेथड होगा, उनका स्टाइल होगा, वो भी बताएंगे, ताकि इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।